हेलो एवरीवन, मैं नरेश बीटा मैथ्स एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और वैसे भी एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। जैसे जीवन के अंदर क्या होता है कि मंजिल जितनी ज़्यादा दूर होती है उतनी ही ज़्यादा लगन काम करने की या फिर पढ़ने की या फिर उस मंजिल को पाने की लगन उतनी ही कम होती है। मतलब मंजिल जितनी ज़्यादा दूर, लगन उसको काम को करने में उतनी ही कम। जैसे हमको पता चल जाए कि 8 महीने बाद में एग्ज़ाम है, तो हम क्यों ही उस चीज़ को के लिए उस मतलब शिद्दत से वो काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। बड़े आराम से हाँ कि हो रहा है, अपने आप हो रहा है, या फिर धीरे धीरे हम इन चीज़ों को करते रहेंगे। और अगर हमको पता चल जाए कि 3 दिन बाद में एग्ज़ाम है, तो हम क्या करेंगे अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ में, और ये रहेगा कि हाँ हम इस काम को कर लेंगे, है ना। तो मतलब इंसान के अंदर जितनी एफिशिएंसी होती है उससे भी बढ़कर वो उसके अंदर काम कर सकता है। यही तो है कहने का मतलब कि जैसे जैसे अपना लक्ष्य है या फिर जो मंजिल है पास आती जाती है, तो हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाती है। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए कि जैसे कल ही एग्ज़ाम हो। पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका एक ही समाधान है कि जो अपने लक्ष्य हैं जीवन के, उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। तब हम उन छोटे छोटे जो टुकड़े के अंदर लक्ष्य को बांटते हैं वो हम पूरे करते जाएंगे, और तब हम मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो डेली बेसिस पे होता रहेगा। पर आजकल तो नहीं। आजकल तो इंस्टाग्राम चलाना है, आजकल तो यूट्यूब चलाना है, आजकल तो रात को 12-12 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करना है ना। 1 बजे तक निब्बा निब्बी का खेल खेल रहे हो आप लोग। तो ऐसे तो देखो बात बनेगी नहीं। आप दिन की 5-5, 7-7 घंटे रील्स के और शॉर्ट्स के अंदर बर्बाद कर दे रहे हो हैं। मैंने तो कभी नहीं देखी इंस्टाग्राम पर मैथ्स की क्लास लगते हुए। मैंने तो कभी नहीं देखा कि इंस्टाग्राम पर कोई काम की चीज़ आ रही है। ना इतना कीमती समय वहाँ पर कंज्यूम करते हैं, तभी तो वहाँ पर मिलियंस और लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ? मैं नहीं कह रहा कि आप अपना सारा का सारा टाइम वहीं पे कंज्यूम करो। आप सारा का सारा टाइम अगर वहीं पर कंज्यूम करोगे तो फिर बचेगा क्या आप खुद के लिए? आप सोच के देखो एक बार। यूट्यूब चलाया, आपने मनोरंजन करने के लिए एक चलो सोर्स देख भी लिया, हाँ चलो कच्चा बादाम देख लिया। अब दूसरे दिन आपको नहीं पता है कि आपने कच्चा बादाम देखा है, पर यूट्यूब को पता चल गया। अब उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है ना, वो आप जब दूसरे दिन खोल के देखोगे तो वही क्या पता क्या क्या मिलेगा आपको। चाहे अपने को पता हो ना हो, उनको सब पता रहता है। मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिस काम में मज़ा आए उस काम का कोई पॉजिटिव सेंस के अंदर कोई अर्थ भी निकले, या फिर वो हमारे जीवन के अंदर काम भी आए। कोई ज़रूरी नहीं कि लोग कहते हैं कि उस काम को करना चाहिए जिसके अंदर मज़ा आए। यहाँ कौन सा मज़ा ले रहे हो भाई? आप अपने दिन के 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो। क्या कुछ आपके सपने नहीं हैं? क्या आपको कहीं अपने माँ बाप के सपनों की परवाह नहीं है? क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके पास भी एक आईफोन हो, आपके पास भी एक शानदार सी गाड़ी हो जो अंबानी के पास में है? आपका दिल नहीं करता? आपका दिल नहीं करता कि शिमला मनाली कहीं घूमने जाएं? आपका दिल नहीं करता? रील्स देखोगे और शॉर्ट्स देखोगे तो पता है क्या होगा जब ग्रेजुएशन हो जाएगी, और उसके बाद के अंदर क्या होगा? बाद में होगा कि आप 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी करते किसी कंपनी के अंदर इधर उधर उड़ते हुए मिलोगे। आपके जीवन का कुछ औचित्य तो रह नहीं जाएगा। फिर पछतावा होगा कि काश उस टाइम कोई समझा दिए होते। तो मैं समझा रहा हूँ, अभी समझ जाओ। हो सकता है आपको बेशक मेरी बातें बुरी लगी। मैं नहीं कह रहा कि आप इंस्टाग्राम छोड़ दो या फिर चला लो। मैं नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब पे आओ या फिर आओ ही मत। पर कम से कम ऐसी जगह टाइम कंज्यूम करो जहाँ से कुछ रिजल्ट निकले, कुछ अर्थ निकले। जैसे फ़ोन आया तो टेक्नोलॉजी आई, तो उसके अंदर इतना ही तो काम था कि अपने पास में कोई इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए। पर नहीं, वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। रात को 2-2 बजे तक स्क्रोलिंग हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सोने का उठने का समय ही नहीं है, हर कुछ ही चल रहा है। आप अपने जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर रहने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं भी अगर कंफर्ट जोन में होता तो मैं भी आराम से सो रहा होता मेरे घर पे, ठीक है। पर काम तो करना पड़ता है। काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पहले के ज़माने के लोगों को देखो, उनके पास में समय का कोई अभाव नहीं था, हैं? एक साथ आप उनको 10 काम बता दो, 10 के 10 हो जाते थे। आज ये आप अगर आपको एक टास्क दे दिया जाता है तो वो भी दूसरे दिन पूरा होके नहीं मिलता। आप सोच के देखो कि आपका जो रियल टाइम है वो जा कहाँ रहा है। हुँ? मेरा इतनी सारी बातें कहने का मतलब यही था कि आप उन चीज़ों को समझ पाओ, आपके जो समय की बर्बादी है वो ना हो, है ना। बाकी आप सभी समझदार हो, आप कोई छोटे बच्चे हो नहीं कि आपको मेरे को ये इतनी बातें कहनी पड़ी या फिर बतानी पड़ी, ठीक है। तो
आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन पर काम करना शुरू कर दो, ताकि आपका जो आने वाला भविष्य है वो सुंदर हो सके। ठीक है, इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं मॉर्फिज्म पर थ्योरम्स। ठीक है, मॉर्फिज्म को हमने पढ़ लिया। अब पहली जो थ्योरम है वो ये है कि इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू जी डैश, फलन कोई एफ है, ग्रुप कोई जी है, दूसरा ग्रुप कोई जी डैश है, उसमें जी से जी डैश में समाकारी है, तो जो उनकी आइडेंटिटीज हैं, इफ ई एंड ई डैश बी देयर रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज, तो हमको ये बताना है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि ये थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि एफ है वो कोई समाकारी फलन है ग्रुप जी से जी डैश में, तो इसकी आइडेंटिटी होगी ई और इसकी आइडेंटिटी होगी ई डैश। ये खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तथा ई और ई डैश क्रम से जी और जी डैश में तत्समक हों, ये इनकी आइडेंटिटीज है भाई, है ना। तो हमको ये दोनों चीज़ें प्रूव करके, ये दोनों बातें हैं ये प्रूव करके बतानी है। ठीक है, इतनी सी बात है, तो हम देंगे इसका प्रूफ। हम देंगे इसका प्रूफ, हम देंगे इसका सबूत। अब इस थ्योरम में क्या गिवन है, सबसे पहले तो उस बात को मैंने आपको बताया था कि कोई भी थ्योरम एकदम इजी होती है। ऐसे नहीं कि कोई थ्योरम कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई है ना, आपके दिमाग में बर्डन आने लग जाता है। जब भी थ्योरम की बात आती है कि आपको थ्योरम करनी है तो ऐसे खप 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 कांपने लग जाता है दिमाग। अरे सवालों से भी इजी होती है, यहाँ पर तो सब कुछ दिया हुआ होता है, बस उसको लिखना ही तो है। अब देखिए, आप पढ़िए इसको कि एफ इज ए होम्योमॉर्फिज्म। एफ क्या है? होम्योमॉर्फिज्म है, समाकारी है। ठीक है, जी से जी डैश में समाकारी है। अच्छा, अगर कोई भी फलन समाकारी होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो ग्रुप हैं और उनकी दो ग्रुप है तो सीधी सी बात है, दो आइडेंटिटीज हो गई, है ना। चलिए लिखते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे पास में दिया हुआ क्या है? गिवन है। क्या गिवन है? सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है कि एफ जी से जी डैश के अंदर समाकारी है ना। तो क्या लिखेंगे? जी तथा जी डैश दो ग्रुप्स हैं तथा ई जी की आइडेंटिटी है वह ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी है, मतलब तत्समक अवयव है इसका। ये तो बात हमको गिवन ही है ना, इतनी बात गिवन है। अच्छा, अब जब बात आइडेंटिटी की आ रही है तो आइडेंटिटी की ही जो टर्म्स लगती हैं, आइडेंटिटी का जो एग्जाम्स है वो ही लगाएंगे ना, कोई दूसरी चीज़ थोड़ी लगाएंगे। तो मान लो कि ए कोई एलिमेंट है जी में और ई आइडेंटिटी है जी की, तब हम इसको कैसे लिखते हैं? ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। क्या ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं होती है ना। तो बाई आइडेंटिटी, बाई आइडेंटिटी, ये एक बात हो गई। अब ये जो है इसको अगर मैं फंक्शन में डाल दूं तो क्या होगा? यहां तक समझ में आया क्या? ऑब्वियस ही बात है, समझ में आया ही होगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इसमें कुछ अलग हो गया है ना। नॉर्मल सी जो बातें दी हुई हैं वही मैंने लिखी हैं। दोबारा बता देता हूँ मैं कि जी तथा जी डैश दो ग्रुप्स हैं, गिवन है भाई, हाँ। तथा ई जी की आइडेंटिटी है और ई डैश है वो जी डैश की आइडेंटिटी है। यहाँ पे बात खत्म हो गई। उसके बाद में एक बात को तो कहीं तो लेके शुरू करेंगे ना, तो हमने ले ली कि ई जी की आइडेंटिटी है। तो अगर ई ए कोई एलिमेंट है जी का और ई अगर जी की आइडेंटिटी है, तो क्या हम आइडेंटिटी की फॉर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसके लिख दें और इसको फलन के रूप में लें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसने एक बात और कह रखी है। क्या कह रखी है? कि ये समाकारी है ना, ये समाकारी है, होमोजीनियस है, होमोमॉर्फिज्म है। तो क्या होगा? फलन समाकारी है, फलन
समाकारी है। तो फलन समाकारी है, तो मैं कब मना कर रहा हूं कि फलन समाकारी नहीं है? तो इसको कैसे लिखेंगे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एफ ए को एफ ए लिख सकते हैं और एफ ई नोट एफ ए। ये जो नोट है ये किसका है? ये दूसरे वाले जो जी डेज का है उसका बाइनरी ऑपरेशन है ये, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यहां से हमको क्या पता चल रहा है? यहां से हमको ये पता चल रहा है कि जो एफ ए है उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी आइडेंटिटी एफ ई है ना। तो यहां से ये पता चल रहा है कि एफ ए की आइडेंटिटी एफ ई है। एफ ए की आइडेंटिटी ई है। अच्छा, यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ था? जब हमने थ्योरम शुरू करी थी वहाँ पे क्या दिया हुआ था? वहाँ पे दिया हुआ था कि जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है। हाँ, ये तो दिया हुआ था। तो ये तो भाई उल्टा काम हो गया। यहाँ पे ये कह रहा है एफ ई है, परंतु गिवन है या फिर दिया है कि जी डैश की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है। जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है भी, है ना। यहां पर ये एफ डैश की आइडेंटिटी नहीं होगी, यहां पर ये जी डैश की आइडेंटिटी होगी। जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है। अब इसके बाद में यहां पे तो कह रहे हैं कि जी डैश की आइडेंटिटी एफ ही है, यहां पर कह रहे हैं कि जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है ना। दो आइडेंटिटी कभी किसी ग्रुप की हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। तो क्या लिखेंगे कि जी डैश की या फिर किसी ग्रुप की दो आइडेंटिटीज पॉसिबल नहीं है किसी ग्रुप की दो आइडेंटिटीज पॉसिबल नहीं है। तो क्या है फिर? इसका मतलब ये हुआ कि हल कौन सा होगा? अद्वितीय हल होगा। अर्थात हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय क्या होगा? वही होगा जो पूछा था। क्या पूछा था? एफ ई इक्वल्स टू ई डैश। ये लो, इस साइड में ये आइडेंटिटी तो इसी की मैपिंग के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। पहला वाला हो गया। अब है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या शो करना है? ये कह रहा है कि एफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ए का इनवर्स का होल इनवर्स। ये हमको शो करना है। इसको कैसे करेंगे कि जब भी इनवर्स की बात आती है, क्योंकि इनवर्स की बात आ रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि माना ए इज द एलिमेंट ऑफ जी एंड ए का ए इनवर्स ए का प्रतिलोम है या फिर इनवर्स है ना, का प्रतिलोम है। तो हम कैसे लिखते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, ऐसे लिखते हैं। इनके बीच में मान लो स्टार संक्रिया है पहले वाले ग्रुप की, ठीक है। किससे? प्रतिलोमिता से, है ना, बाई इनवर्स। बाई इनवर्स से हम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको फंक्शन में डाल लूं तो ये क्या होगा? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊंगा क्या? बिल्कुल लिख पाऊंगा। तो आप कहोगे कि एफ ई, ये तो अभी हमने देखा है कि एफ ई की क्या वैल्यू है? ई डैश है, ये ई डैश हो गई, ठीक है। ये अगर समाकारी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इक्वल का साइन है बीच में। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, लिखा जा सकता है इजीली। अब जो अपने पास में ये स्टेप्स आई, इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज लिख सकते हैं क्या, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ठीक, ये दूसरी थ्योरम, इसमें क्या गिवन है कि इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश, देन कि एफ है वो होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश के अंदर एक फलन है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ये समाकारी फलन है। अच्छा, तो हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कि एच है वो जी का उपसमुच्चय है। अगर एच जी का उपसमुच्चय है तो हमको बताना है कि एफ एच है वो जी डैश का उपसमुच्चय है भाई, है? यही तो बात होगी कि ये एच है ये किसका, जी का। अगर सब ग्रुप है तो हमको ये बताना है कि जो एच डैश होगा या फिर जो एफ एच होगा, क्योंकि समाकारी होगा तो सीधी सी बात है एफ एच ही होगा, है ना, जी से जी डैश में समाकारी होगा तो एच से एफ एच ही आएगा। तो ये कहना चाह रहा है या फिर पूछना चाह रहा है कि एच एक यदि सब ग्रुप है जी का तो एफ एच भी है वो भी सब ग्रुप होगा जी डैश का। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को, इस सवाल को, इस थ्योरम को, कि यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इस बात से ये बात निकालनी है ना, ये वाला साइन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको वहाँ पे जाना है। अच्छा, सबसे पहले मान लो कोई एक एलिमेंट है एच, ए एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू एच है, और दूसरा कोई एलिमेंट बी है वो बिलोंग्स टू एच है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी बिलोंग्स टू एच। ये बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके साथ एक बात और कि यदि ए एलिमेंट है एच का तो क्या बी इनवर्स एच का एलिमेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है, इसने दे तो रखा है यहाँ पर सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप अगर बी एच का है तो बी इनवर्स भी एच का होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद में और क्या है, और है कि चूंकि एच इज सबसेट ऑफ जी, एच जी का सबसेट है, एच अगर जी का सबसेट है तो एफ एच ये किसका सबसेट होगा, ये जी डैश का सबसेट होगा भाई, है? अगर एच जी का सबसेट है तो एफ एच जी डैश का सबसेट होगा। अच्छा, अगर ये कोई एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, ये अगर एच के अंदर आती है तो क्या एफ ई एफ एच में आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। एफ ई को क्या कहते हैं, ई डैश बिलोंग्स टू एफ एच। यहां तक बात क्लियर है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कुछ अलग तो हुआ नहीं। देखो दोबारा से देखो कि ए एलिमेंट है कोई एच का, बी है एच का, तो हम ये बात लिख सकते हैं, और बी इनवर्स भी इसका है तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ तक हम क्यों पहुँचे, क्योंकि हमको इसका जी डैश का एफ एच को सबसेट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एच है ये सबसेट है किसका, जी का, तो एफ एच सबसेट किसका होगा, जी डैश का सबसेट होगा। अच्छा, मैंने को फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया और इसको एच का बताया कि ये एच का है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर फंक्शन में इसको डालें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, एफ ई को क्या कहते हैं, ई डैश कहते हैं, और बिलोंग्स टू एफ एच, है ना। ये वाली कंडीशन तो सेम ही है, और एफ ई और ई डैश ये भी सेम है। तो क्या हम इसको, एक बात बताओ, क्या हम ए डैश को एफ एच एफ ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी डैश को एफ बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है। अच्छा, अगर एफ ए है ये किसका एलिमेंट होगा, एफ एच का। एफ बी है ये किसका एलिमेंट होगा, एफ एच का। ठीक है, तो आप मेरे को बात बताओ एक, क्या एफ ए एफ बी को एच का एफ एच का एलिमेंट लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पे लिख दिया जब ए बी को एच का, तो यहाँ पर एफ ए
और एफ वी को एफ एच का लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें एफ ए और एफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एफ ए मान लो एफ एच है, तो क्या एफ बी इनवर्स एफ एच नहीं हो सकता क्या? ठीक है, तो इन दोनों से यहां से जैसे शुरू के अंदर हमने देखा कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, और फिर हम ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आया, ठीक उसी तरीके से तो यह है एफ ए और एफ बी, तो एफ ए एफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच आ गया, है ना। अच्छा, तो अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या एक साथ में, एफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हैं। और जो ए बी इनवर्स है वो किसका है? तो आप कहोगे जी एच का है। तो एफ ए बी इनवर्स जब ये एच का है तो यहां पर क्या है? एच जी का सब ग्रुप है। तो यहां पर एफ एच के लिए आ रहा है ना, तो एफ बिलोंग्स टू एफ एच हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो शुरू में क्या दिया हुआ है हमको शो करना, एफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डेस, तो इसका मतलब ये हो गया, अर्थात एफ डेस एफ एच जी डेस का सब ग्रुप है। ठीक है, प्रूव हो गई ये बात। आप देखो फिर से समझिएगा थॉर्म को। थॉर्म में कह रहा था कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, ठीक है। तो हमको शो करना था कि एच सब ग्रुप है जी का, ये शो नहीं करना, ये तो दिया हुआ है। तो एफ एच है वो सब ग्रुप होगा जी डैश का। तो हमने कहाँ से शुरू किया? हमने कोई एलिमेंट माना ए एच में है, बी एच में है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर होगा। ये अगर ए एच में तो बी इनवर्स एच में होगा, तो ए बी इनवर्स भी एच में होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर एच अगर सबसेट जी का सबसेट है तो एफ एच है वो जी डैश का सबसेट होगा। अब यहाँ पर कोई हमने आइडेंटिटी एलिमेंट माना ई, ये अगर बिलोंग्स टू एच है तो एफ ई क्या होगा? एफ एच में होगा। फिर एफ ई की वैल्यू क्या है? ई डैश होती है भाई, हाँ ई डैश है तो ये एच में होगा। अच्छा, यहाँ तक हम क्या समझे? यहाँ तक ये समझे कि जो डैश वाले एलिमेंट हैं वो अगर इसमें हैं तो इनको डैश में चेंज कर लेंगे। ए को ए डैश में करा तो एफ ए हो गया, बी को बी डैश में करा तो एफ बी हो गया। क्यों? क्योंकि जब एफ ई को ई डैश लिख दिया तो वो वाली बात है फिर, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो यही है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो लिखा था सब ग्रुप जी के लिए, जी ग्रुप के लिए हमने एच को सब ग्रुप माना था, उसी तरीके से हम अब एफ एच को जी डैश का सब ग्रुप मान रहे थे। तो उसी तरीके से हमने दोबारा ये प्रोफाइल क्रिएट करी, है ना। और यहाँ से पहुँचते पहुँचे और हमारे पास में ये ए बी इनवर्स निकल गया है। तो ए बी इनवर्स एच का था, तो यहाँ पर एफ ए बी इनवर्स, इसे कंपेयर करने पर हमको पता चल जाएगा कि ये इसका जी डैश का सब ग्रुप है ना। दोनों बातें सिमिलर है और सिमिलर करके बतानी है। दूसरा जो बी है ये वाला हो गया। बी के अंदर ठीक इसे उल्टा है, इसमें दे रखा है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ एच डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश, देन एफ इनवर्स एच बिलोंग्स इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो ठीक इसका उल्टा है, ये आप अपने आप कर लेना, क्योंकि एकदम यही तरीका रहेगा इस सवाल को भी करने का या फिर इस थ्योरम के इस सॉल्यूशन को करने का, ठीक है। इसके बाद में है समाकारिता की अष्टी प्लस, अब है समाकारिता की अष्टी। समाकारिता की अष्टी, या फिर इसको कह देते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी किसको कहते हैं? कि जो एफ है वो जी से जी डैश में अगर समाकारिता हो और जो उनका एफ प्रतिबिंब है वो सारा का सारा प्रतिबिंब, जैसे मान लो एक तो सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है, और एफ जी से जी डैश में कोई समाकारिता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी डैश की आइडेंटिटी ई है, यहाँ पर जी ग्रुप के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनका सबका प्रतिबिंब यही बने तो ये क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर समाकारिता की अष्टी। लिख सकते हैं कि कर्नल ऑफ एफ, यदि x बिलोंग्स टू g है तो जो एफ एक्स है वो किस में आएगा? हमेशा
जी डैश में आएगा। ठीक है, इसको और ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको डिफाइन करना हो लैंग्वेज में तो कैसे करेंगे कि यदि एफ जी से जी डैश में समाकारिता हो तथा अब एक तो ये बात होगी कि एफ है वो जी से जी डैश में समाकारिता हो। इसके साथ में एक बात और जोड़नी होती है। वो बात क्या है? वो है कि जी के सभी अवयवों का समुच्चय, जी के सभी अवयवों का समुच्चय, उसको नाम दे देते हैं के, क्योंकि इसको कर्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी अवयवों का समुच्चय के का प्रतिबिंब के का प्रतिबिंब कहाँ होगा? अन्य ग्रुप जी डैश में ई डैश हो तो इसे समाकारिता की अष्टी कहा जाता है। अष्टी कहा जाता है। तथा इसे कर्नल ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना समाकारिता की अष्टी।